जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में परफेक्ट पार्टिसिपल का संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कैसे यूज होता है, इसके अलावा बाकी हर एक एस्पेक्ट में परफेक्ट पार्टिसिपल का समस्या आज से दूर हो जाएगा। नॉन फाइनाइट में हमेशा बच्चे डिस्टर्ब रहते ही हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब भी हैं, पता है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि इसका मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा। देखिए, इसका स्ट्रक्चर तो सभी को पता है कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव में लगाएंगे और हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में लगाएंगे। ये पैसिव वॉइस। एक्टिव में कब हम एक्टिव में इसका यूज कर रहे हैं और पैसिव में, ये हमें पहचानना पड़ेगा। इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। और ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा कब? तब होगा जब ये इक्वल टू एडजेक्टिव है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको देख के आपको एक बात और याद आ रहा होगा कि सर ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड तो परफेक्ट जीरेंड भी होता है ना। परफेक्ट जीरेंड भी होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यही हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो अंतर क्या है दोनों में? तो मैंने अंतर बता दिया कि परफेक्ट जीरेंड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा। नाउन होगा, कैसे पहचानेंगे? तो ये आएगा हमेशा, ये जो परफेक्ट जीरेंड है किसके बाद में आएगा? ये हमेशा आएगा प्रीपोजिशन के बाद, या ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट बन के, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, या सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तब ये परफेक्ट जीरेंड कहलाएगा। यही स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देख के कोई ये नहीं कहे कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे अगर हम कह रहे हैं आई एम हैप्पी फॉर हैविंग गॉन देयर, तो फॉर हैविंग गॉन देयर अगर हम बोल रहे हैं तो फॉर तो प्रीपोजिशन है, तो हैविंग गॉन को यहाँ पे अगर एडजेक्टिव या परफेक्ट पार्टिसिपल समझेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे अगर हम कह रहे हैं आई हेट हैविंग गॉन देयर, आई लव हैविंग गॉन देयर, मैं वहाँ गया, इस बात को मैं अच्छा पसंद करता हूँ। आई लव्ड हैविंग गॉन देयर, आई हेट हैविंग गॉन देयर। तो ये हैविंग गॉन देयर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है, तो फिर ये हमारा परफेक्ट जीरेंड हो जाएगा। हैविंग गॉन देयर वाज फन, यानी वहाँ जाना मेरे लिए फन था, तो ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तब तो ये फिर परफेक्ट जीरेंड हुआ ना। बात समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर देख के आप कंफ्यूज ना हो या गलत निर्णय पे ना पहुंच जाएं कि हैविंग, दो चीज़ें याद रखना पड़ता है हमेशा ग्रामर में, दो चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं उसमें गलती ना हो, और उसके फंक्शन को सही तरीके से समझें। और फंक्शन को समझ लेंगे तो आप ग्रामर में सही सही डिटेक्ट कर लेंगे कि एडजेक्टिव है कि क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट जीरेंड है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर वाइज तो कॉमन ही है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव आता है नाउन प्रोनाउन के लिए। तो ये ध्यान रखना है, परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में या कोई भी मॉडिफायर हमेशा उसी के नज़दीक रखते हैं जिसको ये मॉडिफाई या क्वालिफाई या डिस्क्राइब करता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। दूसरा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, तो इसका वर्ब का ये जो पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ, इसके नज़दीक वाला नाउन को ये क्वालिफाई करेगा। अब वो नाउन चाहे इसके बाद में हो या इसके पहले हो, नज़दीक वाले के लिए तो दोनों सही हैं, गलत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट जिसको क्वालिफाई कर रहा है, जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो डूअर है इस वर्ब का। ये जो वर्ब है ना, इसका डूअर है या नॉन डूअर है। डूअर होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर एक्टिव वाला, और इस एक्शन को करने वाला नहीं है बल्कि उस पर एक्शन किया जा रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा। तो ये वाक्य में हम समझेंगे। तो पहला वाक्य देखिए इसमें क्या है। चलिए दोस्तों, इसके पहले कि हम क्लास को आगे बढ़ाएं, एक बार मैं बता दूं कि श्याम शर्माज क्लासेस प्रत्येक कंपटीशन के लिए, चाहे एसएससी, बैंक पीओ, सीपीओ, सीएपीएफ, आईएएस, टॉफल जो भी हो, उसके लिए ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स और तमाम 7 बुक्स को आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो बहुत ही ऑथेंटिक है और हर चीज़ लॉजिकली एक्सप्लेन्ड है। और जो ऑनलाइन क्लास मिलता है उसमें 3 क्लासेस रोज़ होते हैं। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स तो एक आपका रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, उसके अलावा 3 वीडियोज़ आपको रोज़ मिलते हैं जो एक न्यूज़पेपर का होता है। न्यूज़पेपर के अलावा राइटिंग का एक वीडियो आपको रोज़ मिलता है और एक प्रैक्टिस का मिलता है।
और जो पिलर है वो है हमारा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, जो क्लास में पढ़ाया हुआ वीडियो है वो है। तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जब आप परचेज करते हैं तो बाकी तीनों कोर्सेज आपको नियमित रूप से मिलता है। तीनों कोर्सेज यानी कि न्यूज़पेपर, रिटेन एंड प्रैक्टिस आप 9599614791 9599614791 पे कॉल करके और जो भी चीज़ है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला वाक्य है, इसको हम देखेंगे और ट्रेडिशनल जो नॉलेज है आपका, परंपरागत ज्ञान के अनुसार जैसे जो आप जानते हैं वैसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे और फिर सीखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ये ज्ञान होने से। तो पहला है कि पूरे दिन खेतों में काम करने के कारण वे लोग थके हुए थे। इस वाक्य को हम ऐसे कह सकते थे कि दे हैड बीन वर्किंग फॉर all day long in the field, so they were tired. So conclusion यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे देखिए एक पूरा एक क्लाउज है, यहाँ तक एक क्लाउज हो गया। They had been working एक हमारा मेन वर्ब है और इस वाक्य में भी एक मेन वर्ब है वर। तो दो मेन वर्ब है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ एक तरफ यहाँ से कंक्लूजन निकला, सो के जगह देयरफॉर दैट्स वाई भी लिख सकते हैं, यहाँ देयरफॉर भी लिख सकते हैं। और सो देयरफॉर दैट्स वाई जब भी लिखते हैं तो पंक्चुएशन मार्क क्या होगा, मार्क ऑफ सेमीकोलन और बाद में कॉमा, इसका ध्यान रखना है, इससे फिल इन द ब्लैंक्स में भी हेल्प मिलेगा। अच्छा, इधर कारण है, क्यों थके, क्योंकि वे सारा दिन काम कर रहे थे खेतों में और ये रिजल्ट आया। हम इसी को चाहें तो दूसरे तरीके से बिकॉज से भी बना सकते हैं। दे वर टायर्ड, इसको पहले लिखिए और यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज दे हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल डे लॉन्ग इन द फील्ड। तो हम इस वाक्य को ऐसे ही बना सकते हैं कि दे वर टायर्ड बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज लगा देंगे और यहाँ से दूसरा क्लाउज बन जाएगा और इसको यहाँ से दे वर टायर्ड से लेके यहाँ तक इसको हम शुरू में लिखेंगे दे वर टायर्ड बिकॉज, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके पहले कॉमा लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। दे वर टायर्ड बिकॉज दे हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल डे लॉन्ग, सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल जानते हैं तो इसको देखिए कैसे सिंपल सेंटेंस एक ही मेन वर्ब से बना देंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हैविंग वर्कड, हैविंग बीन वर्कड क्यों नहीं लगा ये भी समझेंगे, फॉर all day long they were tired। तो they were tired यही मेन वर्ब एकमात्र है, ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नज़दीक वाला नाउन प्रोनाउन के लिए आता है, इसके लिए आया। तो ये प्लेसमेंट सही है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमने हैविंग बीन क्यों नहीं लगाया, लगाया होता तो गलत क्यों होता। तो इस वाक्य के वर्ब को देखिए, सेमी वर्ब तो है ही, आधा वर्ब है क्योंकि वर्ब से ही बना है, तो इसका संबंध इससे देखिए, काम कौन कर रहे थे, वे लोग कर रहे थे, तो ये डूअर हो गए ना। तो अगर डूअर हो गए तो डूअर के लिए एक्टिव ही होना चाहिए, नॉन डूअर के लिए पैसिव, तो यहाँ बिन लगाना गलत हो जाता। ऐसे एक्टिव पैसिव पहचानिए कि जिसको मॉडिफाई कर रहा है उससे वर्ब का क्या संबंध है। दूसरा ये देखिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल इसके नज़दीक है कि नहीं। तो ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है और ये पूरा जो चंक है इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल फ्रेज, और ये पूरा वाक्य को सिंपल सेंटेंस और इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, स्ट्रक्चर के अनुसार, फंक्शन के अनुसार नहीं। ठीक है, चलिए अगला वाक्य आप ट्राई करिए। चलिए दोस्तों, सेकेंड सेंटेंस देखिए, अत्यधिक खाना खाने के बाद मैं आलस्य महसूस कर रहा था। तो एक जो ज्ञान आपको है उसके अनुसार अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि आई हैड इटेन, हमने ए एक्शन पहले हुआ था, आई हैड इटेन मच, सो ए कंजंक्टिव एडवर्ब है तो सेमीकोलन और बाद में कॉमा, सो आई वॉज फीलिंग टायर्ड, आई वॉज फीलिंग लेजी, लेजीनेस, आई वॉज फीलिंग लेजीनेस, स्लगिशनेस।
तो यहाँ पे ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये है हमारा मेन क्लाउज, और यहाँ से जो शुरू हुआ है सबऑर्डिनेट क्लाउज, दो क्लाउज हैं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हो सकता है। तो कंजंक्शन चूंकि यहाँ सबऑर्डिनेटिंग है तो इसको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इसी वाक्य को कंक्लूजन यहाँ से निकल रहा है, कारण है, कारण मैंने ज़्यादा खाया था और मैं लेजीनेस फील कर रहा था, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस बात को हम कारण के लिए बिकॉज भी होता है उससे ही बना सकते हैं, आई वॉज फीलिंग लेजीनेस बिकॉज, एक मैंने यहाँ गलती किया है, बताइएगा क्या गलती है, बिकॉज आई हैड ईटेन मच। गलती आपने पहचाना, यहाँ पे कॉमा गलत था, क्योंकि कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा नहीं आना चाहिए। तो दोनों सेंटेंस में जैसे भी बोलें, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, कंजंक्शन से हम स्ट्रक्चर के अनुसार पहचान करते हैं वाक्य को। अब अगर इसी वाक्य को हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जैसे राजस्थान पीसीएस है या सीपीएफ का सीएपीएफ का आप तैयारी करते हैं, तो कई एग्जाम में ना आपको ट्रांसलेट करना आता है, और जब तक आप अच्छे से हर तरह के अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं तो फिर भाव को ना समझ पाना मतलब कहीं ना कहीं फेल्यूर है हमारा अंग्रेजी का। तो हम इस वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बनाना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, दोनों में से एक काम पहले हुआ है ना, खाना मैंने ज़्यादा खाया था तभी तो ऐसा हुआ कि मैं आलस्य महसूस कर रहा था। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का कंडीशन यहाँ बन रहा है, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्शन हमेशा पहले होगा। किसके पहले होगा? जो मेन क्लाउज का वर्ब है उसके पहले होगा। जैसे मैं लेजीनेस महसूस कर रहा था, इसके पहले ये वाला घटना हो गया है ना, ये वाला घटना हुआ है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का है। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर हम इसको कन्वर्ट करें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट कॉमन है दोनों एक्शन के लिए। तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, आप जरा ट्राई करिए। एक्टिव में स्ट्रक्चर रखेंगे, पैसिव में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, हैविंग ईटेन मच, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, और मच लगने से परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। हैविंग ईटेन मच, कौन खाया था? मैं, तो मैं डूअर हो गया, खाने वाला, तो एक्टिव में ही लिखा, हैविंग ईटेन, हैविंग बीन ईटेन नहीं लिखा। आई वॉज फीलिंग लेजीनेस, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन हुआ? फीलिंग। तो ये हमारा एक ही मेन वर्ब है, यानी ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, दूसरा वर्ब है ही नहीं, ये तो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। तो हैविंग ईटेन मच, या हम ऐसे ही बोल सकते थे, आई कॉमा हैविंग ईटेन मच वॉज फीलिंग लेजीनेस। दोनों वाक्य सही है। याद रखें, नज़दीक वाले के लिए होता है, तो इसके नज़दीक ये है। अब इसको हम पहले लिखें बाद में लिखें, यानी प्री लिखें पोस्ट लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा मीनिंग में जो फ़र्क पड़ेगा वो मैंने आपको समझाया है। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सिंपल हुआ। तो अगर हम ये जानते हैं तो बहुत कम शब्दों में हम अपने बातों को रख सकते हैं, अन्यथा हमें दो क्लाउजेज लगाना पड़ेगा, और यहाँ हमें एक क्लाउज से काम चल गया। और ये आर्ट आपसे पूछा जाता है राजस्थान पीसीएस में, सीएपीएफ में, और अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी। चलिए अगला वाक्य जरा देखें और फिर से बनाने की कोशिश करिए और समझिए। चलिए अगला वाक्य है, अपने पिता से सरेआम डांट खाने के बाद मैं अपमानित महसूस कर रहा था। तो इसको अगर हम बनाएं दो क्लाउजेस से तो कैसे बनेगा? दो बात हुआ है ना, पिताजी ने डांटा है और अपमानित महसूस किया है। तो इन दोनों बातों को समझिए। नॉर्मल तरीके से जो आप जानते हैं कि माय फादर एडमोनिस्ड मी, एडमोनिस्ड का मतलब चाइडेड, स्कॉल्डेड, रिब्यूक्ड। एडमोनिस्ड मी पब्लिकली, सो या देयरफॉर आई फेल्ट असेम्ड, आई फेल्ट असेम्ड। ठीक है, देयरफॉर है, यहाँ हम ऐसे ही बना सकते हैं, आई फेल्ट असेम्ड, मैं अपमानित महसूस किया। क्यों किए भाई? तो कारण है सिंस, बिकॉज, एज, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। एज माई फादर एडमोनिस्ड मी, दिखाई दे रहा है यहाँ, कट तो नहीं रहा है ना? एडमोनिस्ड मी पब्लिकली। ठीक है दोस्तों, एडमोनिस्ड मी पब्लिकली सही है।
तो यहाँ पे भी देखिए ये हमारा कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग के इक्वल है, और यहाँ पे ये जो एज लिखा है ये भी सबऑर्डिनेटिंग है। तो दो क्लाउज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है, दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। परफेक्ट पार्टिसिपल के ज्ञान रहने से क्या होगा कि सिंपल सेंटेंस एक ही मेन वर्ब के जरिए हम बोल सकते हैं। तो दोनों पहले और बाद में घटना हुआ है कि नहीं। तो मैं असेम्ड महसूस किया, क्यों? क्योंकि पिताजी ने डांटा। तो ये घटना जो हुआ है प्री हुआ है, प्री एक्शन है, प्रायर एक्शन है, दोनों में ये। तो इसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो इसको अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, क्या लिखें? हैविंग बीन एडमोनिस्ड। पैसिव में क्यों लिखना पड़ रहा है? आई फेल्ट असेम्ड। जरा आप खुद समझिए दो बात। ये हमारा हैविंग बीन एडमोनिस्ड जो है, हैविंग बीन एडमोनिस्ड पब्लिकली, ये भी लिख दीजिए, छोड़ना है क्यों? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर पैसिव में क्यों हुआ? क्योंकि ये नज़दीक वाले नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, रेफर कर रहा है। अब यहाँ जो ये है, इसका जो आई का इस वर्ब से क्या संबंध है? मैंने डांटा कि मुझे डांटा गया? मुझे डांटा गया, तो ये नॉन डूअर हुआ ना, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। तो जब ये रिसिपिएंट है तो रिसिपिएंट के लिए पैसिव लगाना चाहिए, इसलिए हमने पैसिव लगाया। अगर मैं यहाँ पे बिन को हटा देता, बस इतना में कॉमन एरर हो जाता। लिखने में पढ़ने में सब कुछ ग्रामर का जो यूज है एग्जाम में सब एक साथ ही चलता है। ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका खाली बोलने में यूज है या लिखने में यूज है या फिर आपका ग्रामर में ये एग्जाम में यूज है। सब में आप एक ही साथ परफेक्शन प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे जैसे रिटेन इंग्लिश आपका अच्छा कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश भी आपका अच्छा करेंगे। उस तरह के तरीके से नहीं कि मतलब लगातार जैसे आज देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हैं, और बस इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रहे हैं कि कैसे इंट्रोड्यूस करें, इसी पे 1000 वीडियोस। ये मेरा स्पोकन इंग्लिश सिखाने का प्रारंभिक वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, फंडामेंटल वीडियो है, बेसिक वीडियो है। ऐसा बोल के मतलब हज़ारों वीडियो बनाते हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ते। हमने एक पूरा सिलेबस बनाया है स्पोकन इंग्लिश का, कम्युनिकेशन स्किल का, जो हर एक बच्चों के लिए, हर एक लोग जो घर में रहते हैं, बहुत सारे हाउस वाइफ हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्किंग हैं, जो गांव में दूर दराज रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, सबको अंग्रेजी बोलना एक सपना होता है कि बहुत बेहतरीन अंग्रेजी बोलें। तो उनके लिए एक बहुत ही सॉलिड कोई ठोस कोई प्रोग्राम के साथ, सिलेबस के साथ अगर आता है तभी उनका काम पूरा होता है, नहीं तो चीज़ें आधी अधूरी रह जाती है। तो मैंने इसका पूरा एक रोड मैप बनाया है जो आने वाले वीडियो में मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा, और मैं सब कुछ लेके चलूँगा पूरे तरीके से। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप मेहनत करते हैं, चाहे रिटेन में या एग्ज़ाम के हिसाब से ग्रामर पढ़ते हैं, वोकैब्स पढ़ते हैं, उनका ओवरऑल यूज बहुत सारे जगहों पे होगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं बिन हटा देता तो क्या हो जाता? ग्रामेटिकल एरर हो जाता। तो हमें लिखना क्यों पड़ा ये भी समझ रहे हैं। नज़दीक लिखा है तब भी सही है। अगर मैं यही लिखता आई फेल्ट असेम्ड हैविंग बीन एडमोनिस्ड बाय माय फादर, अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता आई फेल्ट असेम्ड के बाद में अगर इसको लिखता तो ये प्लेसमेंट गलत माना जाता। तो इनसे भी हमें बचना है। अगला वाक्य देखिए। अब यहाँ देखिए अगला वाक्य देखिए जरा ध्यान से। इसमें क्या हुआ है, दो काम हो रहा है ना, एक पहले और बाद में, और काम करने वाला एक ही व्यक्ति है। मैंने ही आर्टिकल लिखा और मैंने ही एडिटर को भेजा। तो इसमें डायरेक्ट आप परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो लेख लिखने का काम पहले होगा, बाद में भेजेंगे। तो उसको देखिए, एक लेख लिखने के बाद तो यहाँ पे हैविंग बीन लिखें कि हैविंग रिटेन लिखें? बताइए, सोचिए, सोच रहे हैं? हैविंग रिटेन एन आर्टिकल, आई सेंट इट टू द न्यूज़पेपर एडिटर फॉर पब्लिशिंग। सही है। तो हैविंग रिटेन एन आर्टिकल परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज बोलिए। हैविंग रिटेन को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलिए, ये एडजेक्टिव है, इसको रेफर कर रहा है। और मेरा रिटेन से क्या संबंध है? लिखने वाला मैं हूँ, मैं डूअर हुआ, तो एक्टिव स्ट्रक्चर ही चलेगा। अगर बिन लिखा होता तो गलत हो जाता। आ रही है बात समझ में? सिंपल। अगला वाक्य देखिए।
चलिए अगला वाक्य देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है गिरफ्तार किए जाने के बाद उस भ्रष्ट नेता को तत्काल जेल भेजा जाएगा। एक बात और मैं इस सेंटेंस के साथ बताऊंगा। पहले बताइए दोनों एक्शन में कौन सा पहले होगा? गिरफ्तार किया जाना। अब यहाँ दूसरा बात ये समझिए कि ये एक्टिव में बनेगा कि पैसिव में। तो नेता गिरफ्तार तो नहीं करेगा, नेता को किया जाएगा। तो हैविंग बीन अरेस्टेड द करप्ट लीडर विल बी सेंट टू जेल। टू द जेल लिखेंगे तो एक और गलती होगा, आर्टिकल का गलती होगा, सेंट टू जेल। सही है। अब यहां देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दोनों एक्शन में ये तो मतलब पास्ट एक्शन होता है, यानी कि दोनों के पहले मतलब होता है प्रायर एक्शन, यही होता है हैविंग वाला। तो क्या ये हमेशा पास्ट में ही बनता है? यहाँ देखिए फ्यूचर में बनाया गया है। तो विल बी सेंट अगर हम बोल रहे हैं, इज सेंट बोल रहे हैं, वॉज सेंट बोल रहे हैं, सब सही होगा, मीनिंग बदलेगा। इसका मेन क्लाउज में जो एक्शन होगा अगर फ्यूचर का, तब भी ये पहले घटना होगा, प्रेजेंट में होगा तब भी इस घटना के पहले होगा, पास्ट में है तब भी इसके पहले होगा। किसी में भी बनाइए, मीनिंग क्या होगा ये समझने का प्रयास करिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि अरेस्ट किए जाने के बाद करप्ट लीडर को जेल भेजा जाएगा, फ्यूचर। करप्ट अरेस्ट किए जाने के बाद करप्ट लीडर को जेल भेजा जाता है। गिरफ्तार किए जाने के बाद करप्ट लीडर को जेल भेजा गया था। तो कभी भी ये हमारा मेन वर्ब तो है नहीं, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या है कि ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता है, और इसका अपना कोई टेंस भी नहीं होता, अपना कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसका टेंस जो होता है ये मेन वर्ब के टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेन वर्ब का टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसी में इसका मीनिंग समझा जाता है। सही है। इसका अपना कोई टेंस नहीं होता है, टेंस होता है मेन क्लाउज के मेन वर्ब का। इस तरह से आप और समझने का प्रयास करिए। एक्टिव लगेगा, पैसिव लगेगा, मीनिंग क्या होगा, स्ट्रक्चर में कहाँ प्लेसमेंट करेंगे, बोलने में कैसे यूज करें, लिखने में कैसे यूज करें, इसमें बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं नॉन फाइनाइट में, जैसा कि बच्चों का ये हमेशा शिकायत रहता है। चलिए अगला वाक्य देखिए। मेन वर्ब का अपना टेंस होता है, ये जो होता है पार्टिसिपल का नहीं होता है। तो इसमें देखिए आपका जो सवाल होता है कि क्या हमेशा पास्ट में बनाए, नहीं। इस वाक्य में देखिए प्रेजेंट में लिखा है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद सभी लोग खुश हुए, खुश होते हैं, खुश होंगे, कैसे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही तो खुश होते हैं ना। तो दोनों में से घटना क्या हुआ? हैविंग अचीव्ड या अकम्प्लिश्ड द गोल, एवरीबडी बिकम्स हैप्पी। बिकम सही लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, मेनी, ए इनके साथ। तो हैविंग अकम्प्लिश द गोल, ये किसको रेफर कर रहा है? एवरीबडी को। एवरीबडी अकम्प्लिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे पैसिव में लिखते तो भी गलत, इसको हम लास्ट में लिखते तब भी गलत, इसी के नज़दीक लगना है। इसके बाद में लिखेंगे, कॉमा लगा दीजिए, एवरीबडी हैविंग अकम्प्लिश द गोल बिकम्स हैप्पी। सही है। चलिए अगला वाक्य देखिए दोस्तों। ठंडी कॉफी पीने के बाद मैंने खाना बनाया, ठीक है ना। तो इस वाक्य में क्या होगा जरा बनाइए। तो ऐसे तो आप बनाएंगे कि आई हैड ड्रंक द कोल्ड कॉफी एंड देन आई कुक्ड, इस तरह से। लेकिन हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाए तो दोनों घटना में पहले क्या हुआ है? मैं पहले ठंडी कॉफी पिया, तो हैविंग टेकन या हैविंग हैड भी लगा सकते हैं। हैविंग हैड द कोल्ड कॉफी, हैविंग हैड द कोल्ड कॉफी आई कुक्ड, हैविंग हैड द कोल्ड कॉफी आई कुक्ड। तो यहाँ पे देखिए हैविंग हैड या हैविंग टेकन बोल रहे हैं, सही है। कौन कॉफी पिया था? मैं पिया था, एक्टिव स्ट्रक्चर में ही रखा गया और इसके नज़दीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए अगला देखिए। चलिए दोस्तों अगला वाक्य है, वीडियो लेक्चर तैयार करने के बाद मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, हैविंग प्रिपेयर्ड द वीडियो लेक्चर आई विल
upload it onto the YouTube। ठीक है, कौन अपलोड करेगा? मैं। कौन तैयार करेगा? मैं। तो मैं हो गया डूअर इस एक्शन का भी और इस एक्शन का भी, तो इसको एक्टिव स्ट्रक्चर में रखा गया है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। सही है। नहाने के बाद मैं नया पोशाक पहन रहा हूं। इसको जरा आप बनाइए फटाफट, लास्ट के 2 सेंटेंस आपको बनाना है। नहाने के बाद मैं पोशाक पहन रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? हैविंग हैड अ बाथ या हैविंग टेकन अ बाथ, आई एम पुटिंग ऑन अ न्यू ड्रेस। सही है। हैविंग टेकन अ बाथ या हैविंग हैड अ बाथ, हैव का भी थर्ड फॉर्म और ये टेक का थर्ड फॉर्म। सही है ना? तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ तक परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज और क्वालिफाई कर रहा है इसको। यही हो गया इसका भी डूअर और यही हो गया इसका भी डूअर। तो डूअर है, एक्टिव स्ट्रक्चर रखा गया है, प्लेसमेंट सही रखा गया है, सेंटेंस सिंपल में बनाया गया है, बिल्कुल सही है। चलिए रेडी हो जाइए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। चलिए अगला वाक्य है दोस्तों, इसमें है कि कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले मैं अपना ईमेल चेक करता हूं। दोनों में से काम पहले पहुंचना होगा, तो क्या होगा? हैविंग रीच्ड द ऑफिस, क्या करता हूं? आई चेक माई ईमेल फर्स्ट। सिंपल सेंटेंस। हैविंग रीच द ऑफिस, इस एक्शन का ये डूअर एक्टिव में है, इसके नज़दीक है, सब कुछ सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। इसके बाद कभी भी फ्यूचर में परफेक्ट पार्टिसिपल से दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर हो जाए तो फिर तो मैं हूं ही। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।